जय हिंद दोस्तों। आज की तारीख है 21 जनवरी 2025 और आपके सुबह के बज चुके हैं 11 यानी कि 11 AM हो चुके हैं और 21 जनवरी आज की तारीख है। दोस्तों मैं आपके यहाँ पे जो है आपको बता दूं कि आज मैं जो है यूपीएससी एग्ज़ाम जो कि आईएएस प्रिपरेशन के लिए होता है, इसमें जो भी करंट अफेयर पिछले 2 दिनों में घटित हुई होंगी, जैसा कि आपको पता है मैं एक दिन छोड़ करके आपके साथ जो है 11 बजे आता हूँ। और चलिए जो है आज की वीडियो को बिना किसी बकवास के स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो है आपको सिर्फ कंटेंट मिलता है, क्वालिटी मिलती है। तो चलिए पहली खबर हमारी निकल के आ रही है। मैं आपको बता दूं कि 2025 जो है यानी कि सन 2025 जो है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन घोषित किया जा चुका है। जी हाँ, यानी कि 2025 उसको ग्लेशियर को जो है प्रिजर्व करने के लिए ये जो है इंटरनेशनल ईयर यानी कि ये 2025 का जो पूरा वर्ष है ये समर्पित रहेगा ग्लेशियर को बचाने को लेकर के। मैं आपको बता दूं इसके लिए 21 मार्च को जो है वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर मनाया जाएगा। मैं आपको बता दूं 21 मार्च को वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर्स ये जो है घोषित भी हो चुका है। और 2% मैं आपको बता दूं, अब चूंकि बात ग्लेशियर की छिड़ी है तो इस पर थोड़ा सा बात करना बनता है। तो मैं आपको बता दूं कि ग्लेशियर जो होते हैं वो 2% अर्थ का जो वाटर होता है उसको जो है स्टोर करते हैं। ग्लेशियर होते क्या है जैसे ग्लेशियर हम कहते हैं, दरअसल जो आप नहीं देखते होगे जो बर्फ़ की चट्टानें बड़ी बड़ी जम जाती हैं, ठीक है, और उन्हीं से जो है पानी पिघल पिघल के नदियों के रूप में जो है बहता रहता है। इस प्रकार से जो है ये जो भूभाग होता है उसको हम ग्लेशियर कहते हैं। जैसे लार्ज स्लो मूविंग मासेस यानी कि कोई लार्ज बड़े बड़े जो है जो धीमे धीमे मूव करने वाले मासेस जो बर्फ के हों, ठीक है, और ये जो है मूव किस लिए करते हैं, क्योंकि ग्रेविटी जो है उनको नीचे की ओर खींचती है। इसी ग्रेविटी के कारण ये जो है पिघलते रहते हैं और धीरे धीरे रिसते रहते हैं। और ये जो है स्लोली डाउनवर्ड यानी नीचे की ओर आते रहते हैं स्लोली। तो ये बात जो है आपको पता होनी चाहिए। ग्लोबली अगर देखा जाए तो मैं आपको बता दूं कि पोलर रीजन में जो है ग्लेशियर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। पोलर का मतलब होता है ध्रुवीय इलाकों में। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, डेनमार्क हो गया, कैनेडियन आर्कटिक अगर देख लो, और नीचे अगर आप देखोगे तो जो है अंटार्कटिका को आप देख सकते हो। तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। ध्रुवीय इलाकों में पाए जाने का कारण सीधा से ये है कि यहाँ पे लाइट, सूर्य की जो है किरणें जो है वो प्रॉपर पूरी पहुँच नहीं पाती हैं, जिस कारणवश जो है यहाँ पे हमेशा बर्फ जमी रहती है। दैट्स वाई कि यहाँ पे ग्लेशियर की संख्या ज़्यादा पाई जाती है। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर 2100 तक एक रिसर्च में पाया गया है कि अगर 2100 तक अगर हम बात करें यानी कि 2100 तक बात करें तो 1/3 यानी कि 1/3 ग्लेशियर जो है दुनिया से गायब हो जाएंगे। और ये जब गायब हो जाएंगे तो पिघलेंगे भाई, पिघलेंगे तो फिर क्या होगा, पानी बढ़ेगा, पानी का जलस्तर बढ़ेगा तो कई सारे नगर और तटीय इलाके जो हैं वो डूब जाएंगे। ये काफ़ी खतरे की बात है। दूसरी चीज़ अगर देखा जाए तो मैं आपको बता दूं कि अगर हम अपने इंडिया में देखें, अपने इंडिया में जब हम देखते हैं तो लद्दाख में जो है आइस स्तूपा पाए जाते हैं। आइस स्तूपा वो किस लिए, लद्दाख में जब आप देखोगे तो बर्फ के जो है स्तूप टाइप के पाए जाते हैं, जिसमें जो है पानी स्टोर होता है। जो वहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं उनको जो है पानी मुहैया कराने में वो काफ़ी मदद करते हैं। जो बर्फ के बने बने जो है स्तूपा होते हैं लद्दाख इलाके में, आप फोटो डालिएगा कितना बढ़िया बन जाता है। तो ये पानी स्टोर करने में भी काफ़ी काम आते हैं। वहीं पे मैं आपको बता दूं जैसे नॉर्वे और कनाडा, अगर न्यूजीलैंड जैसे देशों की बात की जाए तो यहाँ पे जो है मैं अब आपको बताऊं कि हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर होती है उसको जनरेट करने में भी इसकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर अपने इंडिया की बात की जाए या फिर अपने जो एशिया की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि हिंदू कुश जो हिमालयन क्रायोस्फीयर है, यहाँ पे ग्लेशियर जो है फैले हुए हैं। मैं आपको बता दूं जैसे ये जो है हिंदू कुश जो हिमालयन क्रायोस्फीयर है ये फैला हुआ है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, इंडिया, नेपाल, म्यांमार, पाकिस्तान, यहाँ पे जो है ग्लेशियर ये फैले हुए हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूं, ये दोगुना रफ्तार से ग्लोबली जो एवरेज जो है वार्मिंग है, यानी कि जो ग्लोबली जो है अगर ग्लेशियर का अगर देखा जाए तो उससे दोगुने रफ्तार से जो है ये पिघलने में लगे हुए हैं। तो ये काफ़ी खतरे की बात है। अपने अगर एशिया में देखा जाए जो हिंदू कुश हिमालयन क्रायोस्फीयर है और इसकी लेंथ जो है लगभग 3500 किलोमीटर में ये फैले हुए हैं। और ये जो हिंदू कुश हिमालयन क्रायोस्फीयर है इसको हम थर्ड पोल भी कहते हैं, यानी कि तीसरा ध्रुव भी कहते हैं। कारण सीधा सा ये है कि ये दरअसल जो है इसको हम वाटर टाउन ऑफ एशिया भी कहते हैं। जो हिंदू कुश हिमालयन क्रायोस्फीयर है ना, जो अपना ऊपर पूरा हिमालय वाला रहता है, इसको जो है हम वाटर टाउन ऑफ एशिया इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से 12 रिवर बेसिन और जो है 10 मेजर बड़ी जो है नदियाँ यहाँ से निकलती हैं। तो ये दोस्तों बात थी ग्लेशियर के बारे में। आपको अच्छी लगी वो जानकारी तो वीडियो को अभी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको हर एक दिन छोड़ करके आपको करंट अफेयर, काम की करंट अफेयर ही आपको दी जाती है।
फालतू की जो है बात नहीं की जाती जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हो ना, क्योंकि उसमें मज़ा तो बहुत आता है लेकिन उससे एग्जाम ना निकलता है। दूसरी चीज़ अगर देखा जाए तो मार्शल लॉ, दूसरी खबर आज की है। मार्शल लॉ जैसा कि आपको पता है, यानी कि जो है सैन्य शासन, सैन्य जो है शासन लगाया गया था साउथ कोरिया में। मैं आपको बता दूं कि 15 जनवरी को जो है प्रेसिडेंट जो वहाँ के थे यून सुक यूल, उन्होंने जो है मैं आपको बता दूं मार्शल लॉ वहाँ पे जो है घोषित कर दिया था। और ये दिसंबर 2024 की घटना है, समझे। और हालांकि ये जो है हट चुका है, मैं आपको बता दूं। और 15 जनवरी को जो है प्रेसिडेंट को गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें जो है इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग उनके ऊपर चलाया गया ताकि वो जो है हटाए जा सकें। और मैं आपको बता दूं कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जो होता है, सॉरी प्रेसिडेंट जो भारत का होता है, ये देखिए बात है साउथ कोरिया की। साउथ कोरिया आपको पता होना चाहिए, साउथ कोरिया की जो कैपिटल है वो है क्या, सियोल शायद कैपिटल है। और नॉर्थ कोरिया की प्योंगयांग है। ये दोनों जो है एक ही पेनिनसुला के पार्ट हैं। और ये दोनों जो है मैं आपको बता दूं कि इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी आप जान लीजिए। यहाँ पे जो मैं आपको बता दूं कि 1910 से 1945 तक यहाँ पे जो है जापान ने इसको जो है मैं आपको बता दूं रूल किया था। वहीं पे 1948 से 1960 तक यहाँ पे अमेरिका के द्वारा जो सपोर्ट की गई ऑटोक्रेसी थी उसने रूल किया था। यहीं पे जो है पहली बार 1948 तरफ जो है इसको पहला अपना प्रेसिडेंट मिला था। वहीं पे 1987 के बाद जो है इसने डेमोक्रेसी की जो है देखा जाए तो एक लिबरल डेमोक्रेसी की नींव धरी और वहाँ से जो है ट्रांजिशन इसका डेमोक्रेसी लोकतंत्र की ओर हो गया। क्योंकि सीधी सी बात, जिसके पीछे अमेरिका होगा फिर वो यही होगा ही आ करके। तो अगली चीज़ अगर बात किया जाए तो भारत में महाभियोग लगाने का क्या तरीका है, तो भारत में महाभियोग का लगाने का तरीका है कि इसमें जो है अगर आप, अच्छा ग्राउंड क्या हो सकता है इंडिया में इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग लगाने का, तो आर्टिकल नंबर 61 जो है महाभियोग के बारे में राष्ट्रपति के लिए बात करता है। मैं आपको बता दूं कि अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान का, अगर राष्ट्रपति प्रेसिडेंट अगर जो है वायलेशन करता है तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो बहुत मतलब जो दोनों हाउसेस हैं यानी कि दोनों सदन के जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के दोनों सदन के जो मेंबर हैं, अगर वो मेजॉरिटी में 2/3 मेजॉरिटी से अगर जो है सहमति कर देते हैं तो जो है मैं आपको बता दूं कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनको महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। अगला अगर बात किया जाए तो तीसरी खबर दोस्तों आज की निकल के आ रही है। मैं आपको बता दूं कि इसरो ने जो है मैं आपको बता दूं कि एक जो है सक्सेसफुल्ली अगर देखा जाए तो पौधे का स्पेस के बाहर, अंतरिक्ष के बाहर नहीं, धरती के बाहर, अंतरिक्ष के बाहर कहाँ जाएगा, धरती के बाहर यानी कि अर्थ के बाहर जीरो ग्रेविटी में, चूंकि स्पेस में जो है लगभग माइक्रो ग्रेविटी होती है, जीरो ग्रेविटी तो ना कह सकते हो, माइक्रो ग्रेविटी में जो है एक पौधे को उगाया है। मैं आपको बता दूं कि ये जो मॉड्यूल बनाया गया है उसका नाम क्या है जिसमें इसको उगाया जाता है। ये एक ग्रीन हाउस की तरीके से काम करता है जिसमें आपको सारी चीज़ें वहीं पे मिल जाती हैं। इसका नाम है कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज। यहाँ पे जो है हम ये अध्ययन करेंगे कि जो पौधे हैं वो स्पेस में माइक्रो ग्रेविटी में किस प्रकार से जो है किस प्रकार से अपनी ग्रोथ को इंश्योर करते हैं, मतलब उनके ग्रोथ करने का तरीका क्या रहता है, क्या फास्ट करते हैं, स्लो करते हैं। ये चीज़ों को जो है अध्ययन करना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि इन फ्यूचर अगर हमें इंसान के द्वारा जो है मिशन को अगर वहाँ पे भेजना है, इंसानों को वहाँ पे भेजना है, तो सीधी सी बात वहाँ पे पेड़ पौधे तो ग्रो करने ही पड़ेंगे। और लेकिन उससे पहले हमें उनकी स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है कि क्या रिजल्ट आ रहे हैं, कैसा धीमे ग्रो हो रहा है, तेज ग्रो हो रहा है, क्या मतलब जो है ये सारी चीज़ें जो है आपको जानना सर्वोपरि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप ह्यूमन मिशंस को जो है अगर देखा जाए तो आप प्लान कर रहे हो। दूसरी चीज़ अगर दोस्तों मैं बात करूँ कि इसरो ने जो है अगर इसकी क्रॉप्स की बात की जाए, क्रॉप्स, इसका नाम क्रॉप्स है, ये क्रॉप्स फसल वाला क्रॉप नहीं है, ये क्रॉप्स का मतलब है कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज। और इसमें जो है इसरो ने अगर मैं बात करूं तो जर्मिनेट किया है लोबिया को। लोबिया क्या होती है, ये ब्लैक आई यानी कि काली आंख वाली जो है एक मटर होती है और इसी के सीड को जो है जर्मिनेट किया है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि जो है ये स्पेस में माइक्रोग्रेविटी में काम किया गया और ये जो है एक मिनी ग्रीन हाउस है, छोटा ग्रीन हाउस है जिसमें जो है आपको कंट्रोल एयर और जो है मैं आपको बता दूं टेम्परेचर भी एडजस्ट कर सकते हो और सनलाइट को भी फोटोसिंथेसिस के लिए एलईडी के द्वारा जो है इसे लगा करके दिया जाता है। और पानी वगैरह भी जो है यहाँ पे इसमें व्यवस्था है कि ताकि अपने अनुसार जो है इसको कर सकें। तो इसरो के द्वारा पहली खबर तो ये रही कि इसरो ने एक मॉड्यूल बना के तैयार कर लिया जिसका जो है माइक्रोग्रेविटी में टेस्ट करने के लिए कि पौधे किस प्रकार से स्पेस में ग्रोथ करते हैं। दूसरा, इसरो ने एक और तीर मारने का काम किया है, वो मैं आपको बता दूं कि इसरो ने जो है एक विकास लिक्विड इंजन, बात समझिए,
जो विकास लिक्विड इंजन है, इसका नाम जो है विक्रम साराभाई से पड़ा हुआ है, इसका जो है सक्सेसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन कर लिया है। यानी कि दोबारा, मतलब ये जो है मैं आपको बता दूं कि इसका सबसे बड़ा फायदा पता क्या होगा? इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि ये जो विकास लिक्विड इंजन है, देखिए कोई भी इंजन हो उसमें जो है एक फ्यूल होता है, एक ऑक्सीडाइजर होता है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो इससे जो है आग जलती है और उसी से जो है फिर अल्टीमेटली रॉकेट को बूस्ट मिलता है। तो ये जो विकास लिक्विड इंजन है, इसको जो है इसरो ने दोबारा टेस्ट कर लिया। मतलब एक बार जैसे मान लीजिए मतलब इसका डिमॉन्स्ट्रेशन इस प्रकार से किया गया है। इसका फायदा पता क्या होगा? इसका फायदा ये होगा, इन फ्यूचर जब भी हम अपने मिशन भेजेंगे तो उसमें रीयूजेबल रॉकेट, जो कि सिर्फ एलॉन मस्क अभी पूरी दुनिया में भेजता है, और एलॉन मस्क जो है क्या करता है कि रॉकेट को जो है दोबारा मतलब जो रॉकेट हैं समझे, उनको दोबारा अपनी जगह पे वापस ले आता है। इस तकनीक को हासिल करने में इसरो को काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि जो है इसरो ने कल विकास लिक्विड इंजन का जो है सक्सेसफुल्ली जो है डिमॉन्स्ट्रेशन कर लिया है। और ये टेक्नोलॉजी जो है काफ़ी इसरो को काम आने वाली है। इसरो, मैं आपको बता दूं तो अगर इंजन की बात की जाए तो 3 प्रकार के इंजन होते हैं। एक लिक्विड इंजन होता है, ठीक है, एक लिक्विड इंजन होता है, दूसरा सॉलिड इंजन होता है, समझे, जिसमें जो है सॉलिड इंजन होता है। तीसरा होता है हाइब्रिड इंजन, जिसमें जो है सॉलिड और लिक्विड दोनों का ही मतलब जो है उसमें मेथड लगाया गया होता है, मैकेनिक्स लगाई गई होती है। जो लिक्विड इंजन होता है वो जल्दी जो है, मैं आपको बता दूं, जिसमें जो है लिक्विड को एज ए फ्यूल यूज किया जाता है, वो जल्दी खराब होने के उसके चांसेस रहते हैं, क्योंकि उसमें जो है बार बार जो है फ्यूल को निकालना पड़ता है। अगर जो है आप उसमें फ्यूल को रखे रहोगे तो उससे कोरोजन हो जाएगा, उसकी जो परतें होती हैं। जो कि सॉलिड वाला काफ़ी अच्छा होता है, सस्ता भी होता है। इसमें जो है सॉलिड से जो है जहाँ पे सॉलिड को रखोगे, सॉलिड फ्यूल को, उससे उसमें खराबी कोई नहीं आती। तो ये थोड़ा सा नुकसान फायदा मैं आपको बता दिया। विकास लिक्विड इंजन का टेस्ट हो चुका है सक्सेसफुल्ली। और मैं आपको बता दूं, ये पीएसएलवी द्वारा जो हमारे इस तरह के जो है तमाम तरीके के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हैं, चाहे पीएसएलवी, एसएसएलवी, जीएसएलवी मार्क 3, ये जो है इन फ्यूचर हम रीयूजेबल रॉकेट को हासिल कर पाएँ, इसके लिए जो है डिमॉन्स्ट्रेशन कल सक्सेसफुल्ली किया जा चुका है। अगर विकास लिक्विड इंजन की बात की जाए तो इसमें फ्यूल और ऑक्सीडाइजर ये सेपरेट टैंक में होते हैं। उसके बाद जो है इसको उधर से थोड़ा निकलता है, उधर से थोड़ा निकलता है, उसके बाद जो है बर्नआउट होते हैं, जिससे रॉकेट को एक बूस्ट मिलता है। चलिए अगली खबर, चौथी खबर आज की जो है उस पर दोस्तों हम बात कर लेते हैं। अगली खबर चौथी निकल के आ रही है। मैं आपको बता दूं कि इलेक्टोरल बॉन्ड जैसा कि आपको पता ही था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदे का धंधा किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने एडीआर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2024 के जो केस था उसमें जो है पूरा पोल पट्टा खुल के जब आया था तो पूरी दुनिया, पूरे भारतवर्ष की जो निगाहें हैं वो काफ़ी टकाटक रह गई थी कि इतना चंदा का धंधा पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा जो है गुप्त रूप से लिया जा रहा था। लेकिन जब पूरी रिपोर्ट सामने आई तो जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में ये केस आया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा जो भी चंदे का धंधा इकट्ठा किया गया है, और हर व्यक्ति को अपने जो है अगर देखा जाए तो अपने जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको जानने का अधिकार है कि कहाँ से उसको पैसा, कितनी फंडिंग कहाँ पे मिलती है, ये जानने का अधिकार है। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की कि जो चंदे का धंधा, जो इलेक्टोरल बॉन्ड आप बनाए हुए हो पहली बात तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और जो भी पैसा आपने रिसीव किया है उसकी जो डिटेल है वो पब्लिकली साझा की जाए। तत्पश्चात जो है एसबीआई ने काफ़ी लफड़े किए, काफ़ी जो है उसको बाद में समझ आई, लेकिन उसने जो है सारी रिपोर्ट को पब्लिश किया। तब जाकर देश की जनता को पता चला कि हमारे पॉलिटिकल लीडर किस प्रकार से चंदे का धंधा मॉडल अपनाए हुए थे। अब आप कहोगे सर इलेक्टोरल बॉन्ड की बात आप क्यों कर रहे हो? इलेक्टोरल बॉन्ड की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस समय मामला इलेक्टोरल बॉन्ड से शिफ्ट हो चुका है, मैं आपको बता दूं, इलेक्टोरल ट्रस्ट पे। अच्छा, मतलब अब जो पार्टियां हैं वो इलेक्टोरल बॉन्ड को नहीं लेती हैं, अब वो क्या करती हैं, एक नया तरीका निकाल रखा है। नेताओं के पास सारे हमेशा तरीका रहता है, कोई ना कोई तरीका। इलेक्टोरल ट्रस्ट इन्होंने बना रखा है। इलेक्टोरल ट्रस्ट क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि सेक्शन 8 यानी कि सेक्शन 8 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 के तहत अगर मैं बात करूं तो ये अगर देखा जाए तो ये इलेक्टोरल ट्रस्ट जो होते हैं किसी कंपनी के द्वारा खोले जा सकते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट। और ये जो है अगर देखा जाए तो इसके द्वारा जो भी डोनर होता है इसमें ट्रस्ट में जो है पैसा डालता है, उसके पश्चात जो है ये जो ट्रस्ट है वो पैसा जो है पॉलिटिकल पार्टी को दे सकता है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मॉनिटरिंग के अंतर्गत होता है। जबकि अगर मैं बात करूँ इलेक्टोरल बॉन्ड की तो आरबीआई और जो है सरकार के उधर रहता था। अगर इसकी बात किया जाए तो ये जो है इसमें पैसा डायरेक्टली किसी पार्टी को नहीं दिया जाता है, बल्कि डोनर से पहले इलेक्टोरल ट्रस्ट इकट्ठा करता है, उसके बाद जो है उस संबंधित पार्टी को जो है उसको दिया जाता है। और मैं बात करूं कि इसमें जो है
जो इलेक्टोरल बॉन्ड थे वो सीधे पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देने की जो है बात करते थे, जबकि इसमें सीधा तो नहीं जाता है। और ये जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, तो वही रिपोर्ट पब्लिश हुई है इलेक्टोरल ट्रस्ट की, तो उससे जो है ये पूरा भंडाफोड़ हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जब डाटा 2023-24 का पब्लिश किया तो उसमें निकल के आया कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए, जिसमें बीजेपी का शायद 750 करोड़, शायद अगर जहां तक मैं सही हूं, और उतना जो है उन्होंने इलेक्टोरल ट्रस्ट के माध्यम से पैसा लिया। बाकी सारी पार्टियां काफी नीचे पड़ी हुई थी। मैं आपको बता दूं कि सेक्शन 17A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 ये जो है परमिट करता है डोनेशन देने को ट्रस्ट को। अगर आप चाहो तो दे सकते हो, बस आपको पैन नंबर चाहिए होगा, पैन कार्ड नंबर, आपका पासपोर्ट चाहिए होगा, और अगर विदेशी अगर आप हो, और 3 साल में जो है ये इलेक्टोरल ट्रस्ट को जो है रिन्यू करवाना पड़ता है। अगर मैं बात करूं तो ये जो है इनकम टैक्स के दायरे में भी आता है, यानी कि इनकम टैक्स वालों की इन पे नजर रहती है। हालांकि सरकार तो अगर सटी अपनी है तो फिर कोई तो दिक्कत है ही नहीं। 5वीं खबर की अगर हम दोस्तों आज की बात करें तो 5वीं खबर निकल के आ रही है, सेमीकंडक्टर की पार्टनरशिप जो है हमारे सिंगापुर के साथ हो चुकी है। मैं आपको बता दूं कि अभी बायलैटरल जो हमारे यानी कि द्विपक्षीय जो संबंध है जो हमारे और सिंगापुर के साथ द्विपक्षीय जो संबंध है वो मैं आपको बता दूं कि उसके आज से 60 साल हो चुके हैं, 60 साल। तो फिर आप कहोगे साथ शुरू कब हुए थे? मैं आपको बता दूं सिंगापुर को रिकॉग्नाइज करने वाला भारत पहला देश था जिसने सिंगापुर को एज ए देश, एज ए कंट्री एक्सेप्ट किया, और ये 1965 में किया था। मैं आपको बता दूं सिंगापुर में भारत की, जब आप इस प्रकार से आप न्यूज़ सुनते हो ना तो आप ये समझा कीजिए क्या क्या जो है सिंगापुर में मामला हमारा भारत से मिलता जुलता है। तो सिंगापुर की अगर बात किया जाए तो इसकी जो है मैं आपको बात करूं कि 9% जनता भारतीय है, यानी कि 9% इंडियन वहाँ पे रहते हैं। और वन ऑफ द अगर लैंग्वेज में बात किया जाए तो तमिल जो है 4 महत्वपूर्ण लैंग्वेज में से एक वहाँ की है। और मैं आपको बात करूँ तो यहाँ पे जो है अगर ट्रेडिंग पार्टनर में अगर देखा जाए तो भारत जो है अगर बात किया जाए तो 6वां यानी कि 6th ट्रेडिंग पार्टनर है सिंगापुर का अगर बात किया जाए। और ये जो है सेमीकंडक्टर के लिए ये जो है इन्होंने पार्टनरशिप की है, अगर मैं आपको बता दूं सिंगापुर ने भारत के साथ, जिसमें ये करेंगे क्या, तो मैं आपको सबसे पहले थोड़ा सा और बता दूं कि सिंगापुर के साथ हमारी जो है एग्री वॉरियर, अग्नि वॉरियर लेकर के मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, और सिम्बेक्स करके ये जो है नेवी एक्सरसाइज होती है, मैं आपको बता दूं। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि सेमीकंडक्टर में सिंगापुर की जो 8% जीडीपी है वो टिकी हुई है। वहीं पे जो है अगर चैलेंज की बात की जाए तो सिंगापुर की जो चैलेंज है वो सबसे बड़े ये हैं कि वो जो ये सेमीकंडक्टर होते हैं, सेमीकंडक्टर तो पहले आप ये समझ लीजिए होते क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि दरअसल जो है जो आपके कंप्यूटर होते हैं, यहाँ पे जितने भी आपके मोबाइल फोन डिवाइसेस जो भी होते हैं जिसमें कंप्यूटिंग का काम होता है, जिसमें कैलकुलेशन गणना वगैरह वाले काम होते हैं, उसमें एक चिप पड़ती है जिसका नाम जो है आप कहते हो कि वो जो है क्या है, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर दरअसल जो है मैं आपको बता दूं ये सेमीकंडक्टर का बहुत लंबा डेफिनेशन है, समझ लीजिए। ये आपके जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस होते हैं वो सेमीकंडक्टर के बिना संभव ही नहीं बनाना उनको। और जैसे आप इसका बेहतरीन एग्जांपल ये मान सकते हो कि जैसे मान लीजिए आपके प्रोसेसर होते हैं, ये सारे सेमीकंडक्टर के ही मिल के बने होते हैं। लेकिन जब बात सेमीकंडक्टर को बनाने की आती है तो वो उसमें सवाल ये है कि जैसे आज से 50 साल 60 साल पहले चले जाओ तो कितना बड़ा बड़ा जो है सीपीयू हुआ करता था, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो हुआ करती थी। लेकिन आज जरा सी चीज़ में जो है इतना सा फोन में जो है 256 GB 512 GB समा जाता है, ऐसा कैसे हो सकता है? इसके पीछे कारण है नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि नैनो से, ये आंखों का नैनो नहीं, ठीक है। तो नैनो से मतलब यहाँ पे ये है कि जो नैनो टेक्नोलॉजी होती है, अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट रहे होगे मेरे जैसे तो आपको पता होना चाहिए कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर, नहीं 10⁻⁹ मीटर। और नैनो मतलब हमें इतना पास जो है उसको अरेंज करना पड़ता है एटम्स को, ये नैनो टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो सिंगापुर है उसके सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो मैं आपको बता दूं, जितना जो है पार्टिकल का साइज आप पास लाते चले जाओगे नैनोमीटर में, उतना ही जो है आपका जो फास्ट जो है प्रोसेसर बनेगा जाकर के कंप्यूटिंग करने के लिए। तो सिंगापुर की सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि ये जो है 28 नैनोमीटर का ही जो है नोड चिप्स बना पाते हैं, जो ज़्यादातर काम में आता है ऑटोमेटिव या फिर जो है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो जितने भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उनमें जो काम आता है। लेकिन जितना ज़्यादा आप कम नैनोमीटर का बनाओगे उतना ही ज़्यादा एफिशिएंट होगा, उतनी ज़्यादा बेहतरीन माना जाएगा। इन्हें चाहिए कि 7 नैनोमीटर या उससे कम का जो है अगर सेमीकंडक्टर में अगर जो है बनाया जाए, यहाँ पे अगर प्रोसेसर बनाया जाए तो इससे AI जो कि भविष्य की टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस जो कंप्यूटिंग है उसको कहीं ना कहीं गति मिलेगी। तो ये बात जो है सिंगापुर के सामने खटका बनी हुई है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़ की अगर बात किया जाए कि QS 6वीं आज की न्यूज़ है, 6th न्यूज़ आज की है, मैं आपको बता दूं कि QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स
2025 लॉन्च हो चुकी है। QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 ये क्या होती है? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है ये दर्शाती है कि कोई देश का जो लेबर है या कोई देश जो है कितना तैयार है भविष्य के खतरों से निपटने के लिए या भविष्य की टेक्नोलॉजी से निपटने के लिए, या उस देश का जो लेबर फोर्स है वो कितना परिपक्व है, या उस देश की इकोनॉमी कितनी परिपक्व है, या उस देश में शिक्षा किस लेवल की दी जा रही है कि भविष्य के लिए कितना तैयार है, फ्यूचर के लिए कितना रेडी है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि इंडिया की रैंक 25वीं आई है, 25th रैंक आई है। आप एक बार और नाम सुन लीजिए, QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025। ये बात आपको जाननी चाहिए। चलिए अब जो है हम बात आ जाते हैं 7वीं खबर पे। आज की दोस्तों 7th न्यूज है, मैं आपको बता दूं न्यूरोमॉर्फिक डिवाइस को लेकर के। न्यूरोमॉर्फिक डिवाइस, जैसा कि आपने देखा होगा, आज ये पहली बार मैं नहीं पढ़ा रहा हूं। मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो आज से 3 से 4 महीने पहले बनाया था, जब मैंने आपको बताया था कि इंडियन साइंटिस्ट ने जो है न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी को हासिल कर लिया है। आज जो है उसी से रिलेटेड एक न्यूज है, जो इंडियन साइंटिस्ट ने एक न्यूरोमॉर्फिक डिवाइस को बनाने में जो है यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उसको बना भी लिया है। न्यूरोमॉर्फिक डिवाइस होती क्या है? न्यूरोमॉर्फिक डिवाइस दरअसल ये बताती है कि देखिए हम सबको दर्द होता है, समझे। अब कोई कहेगा नहीं सर मर्द को दर्द नहीं होता है, कोई कहेगा ना सर ऐसी बात तो बिल्कुल ना है। तो देखो दर्द सबको होता है, ठीक है, बस सही जगह मारना आना चाहिए। आप कहोगे सर कहना क्या चाहते हो? कहना मैं ये चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए कुछ लोग जो है अगर देखा जाए तो जैसे जो है पुराने ज़माने में क्या होता था कि जैसे मतलब गाय भैंस बकरी बैल इनको जो है बांधने के लिए जंजीर बांधी जाती थी। ठीक है, लेकिन बकरी भैंसों ने तो बांधना बंद कर दिया। आजकल का आदमी जो है इसे कुछ जंजीर इसे 2-4 लेकर के, फिर इसे हाथ में 2-4 कमंडल बांध लेगा, तो इसे लेकर के इसे चलता रहता है। तो जब चलता रहता है, जब शुरू में जंजीर डाली जाती है तो वो काफ़ी तकलीफ देती है हमारे शरीर को। दिमाग को भी पता चलता है, सीधी बात। लेकिन जब शुरू में होता है तो काफ़ी तकलीफ देती है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है तो घाव बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो वक्त बीतता गया तो फिर आप उस जंजीर से हैबिचुएट हो चुके हो, आदत पड़ चुकी है, लत पड़ चुकी है। तब जो है आप उस जंजीर का विरोध नहीं करते हो, यानी कि आपका दिमाग उसको ढाल चुका है, उसको मान चुका है। लेकिन ये हैबिचुअल यानी कि जो आदत, ये आपके दिमाग में आई कैसे, दिमाग को पता कैसे चला, कौन से चीज़ों के कारण ये आपकी हैबिट बनी, इसी चीज़ के बारे में जो स्टडी करती है डिवाइस, उसी को हम कहते हैं न्यूरोमॉर्फिक डिवाइस। आई होप आप इजी भाषा में समझ चुके होंगे, ठीक है। यानी कि अंग्रेजी में बोला जाए तो हाउ ह्यूमन बॉडी सेंस एंड रिस्पॉन्स टू पेन, यानी कि एक दर्द को जो है एक ह्यूमन बॉडी कैसे सेंस करती है और रिस्पॉन्स कैसे करती है, यही जो है न्यूरोमॉर्फिक डिवाइस है। अगली दोस्तों 8वीं खबर आज की मैं आपको बता दूं कि ब्रिक्स में जो है, मैं आपको बता दूं जैसा कि ब्रिक्स आप जानते हो, ये अगर देखा जाए तो 40% ग्लोबल वैश्विक पॉपुलेशन जनसंख्या को कवर करता है। वहीं पे 37.3% यानी कि 37.3% जो है ये पूरी दुनिया की जीडीपी को कवर करता है, जो ब्रिक्स का ग्रुप है। ब्रिक्स की अगर दोस्तों बात किया जाए तो नाम इसका जरूर ब्रिक्स है, लेकिन इसमें जो है अभी करंट में अगर देखा जाए तो 11 मेंबर हो चुके हैं। 11 मेंबर में अगर हम बात करें तो ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना ये तो 2009 में ही थे, साउथ अफ्रीका 2010 में घुसा, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, इंडोनेशिया, ये 11 टोटल मेंबर हैं ब्रिक्स में। इसमें नाइजीरिया ने जो है 9th जो है पार्टनर कंट्री के रूप में जो है जगह बना ली है। अब जो है पार्टनर कंट्री टोटल हो चुके हैं वो 9 हो चुके हैं, और ये 9वां था ये नाइजीरिया। आपको पता होना चाहिए पार्टनर कंट्री में आते हैं बेलारूस और बोल्विया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान। ये जो है दोस्तों सब मिला करके जो है ब्रिक्स का जो है अगर देखा जाए तो निर्माण करते हैं। तो ये बात आपको बहुत जाननी चाहिए। ये जो है यूएस का हेजिमनी को कम करने के लिए, यूएस के जो है जो सुपर पावर अपने आप को समझता है उसके अगेंस्ट एक जो है G7 के अगेंस्ट, एक जो है G20 के अगेंस्ट, G7 के अगर देखा जाए तो मेनली जो है G7 के अगेंस्ट ये ताना बना बुना गया है। ब्रिक्स जो है ये ग्रुप है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं अभी हाल ही की खबर थी, आपको पता है कि नहीं पता है आप हमें कमेंट करके बताइएगा, कि नाटो में भी इसी प्रकार से कुछ ऑब्जर्वर कंट्री होते हैं, जिसमें से पाकिस्तान को हटाने को लेकर के
जो है अमेरिका की जो फेडरल जो वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसमें जो है, जो उसको हम कांग्रेस कहते हैं, वहाँ पे एक बिल पेश किया गया था। वो पाकिस्तान को नाटो का ऑब्जर्वर स्टेट से हटाने का जो दर्जा था उसको छीना जाना था। क्या आपको पता है उस खबर के बारे में? चलिए लास्ट और दोस्तों आज की खबर मैं आपको बताऊं उससे पहले जो है मैं आपको बता दूं कि जो डार्क ऑक्सीजन है, क्या मैंने कहा कि जो डार्क ऑक्सीजन है, डार्क ऑक्सीजन का मतलब क्या हुआ जाकर के? डार्क ऑक्सीजन का मतलब ये हुआ जाकर के कि आपको एक नई चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अभी तक आपने ऑक्सीजन सुना होगा, हाँ सुना तो है। डार्क ऑक्सीजन क्या होती है तो मैं आपको बता दूं, डार्क ऑक्सीजन से जो है बहुत सारे रहस्य दुनिया के खुलने वाले हैं, ब्रह्मांड के खुलने वाले हैं। कैसे? अब आप ये चीज़ समझिए, जैसे आजकल नॉर्मली जो है, आज तक पूरी दुनिया में आप क्या मानते आए थे कि यदि ऑक्सीजन आपको चाहिए तो फोटोसिंथेसिस कराना ही पड़ेगा। जब आप फोटोसिंथेसिस कराओगे, प्रकाश संश्लेषण कराओगे, तब जाकर के जो है धरती से मैं देखा जाए तो जो है पौधों से या एल्गी से या किसी भी रूप से ऑक्सीजन बाहर निकलेगी। लेकिन आज ये थ्योरी गलत हो चुकी है। कैसे? मैं आपको बता दूं कि ह्यूमन जो अगर मैं आपको बता दूं कि साइंटिस्ट ने जो है, मैं आपको बता दूं जुलाई 2024 की ये खबर है, जुलाई 2024 की, डार्क ऑक्सीजन को पकड़ा है। कहां से? समुद्र के 13,100 फीट नीचे, 13,100 फीट नीचे जो है डीप, ये जगह कहाँ है? क्लैरियन क्लिपर्ट जोन ऑफ पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन में जो है ये क्लैरियन क्लिपर्ट जोन पाया जाता है। वहीं पे जो है डीप में अगर जाओगे, आप बहुत नीचे जाओगे 13,100 फीट पे, 13,100 फीट पे, तो वहां पे इनको डार्क ऑक्सीजन मिली है। इसका नाम डार्क ऑक्सीजन क्यों रखा? डार्क ऑक्सीजन इसका नाम इसलिए रखा क्योंकि वहां पे साइंटिस्ट ने पाया कि कोई लाइट नहीं जा रही है, फोटोसिंथेसिस कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन मैग्नीज और आयरन मिलकर के, मैग्नीज और आयरन मिलकर के ऐसा जो है मेटालिक जो मॉड्यूल वहां पे है नीचे, मैग्नीज और आयरन मिलकर के जो ऑक्सीजन है, जो H2O है यानी कि जो पानी है समुद्र का, उसको ब्रेक डाउन करके मैग्नीज और आयरन ये जो है ऑक्सीजन का निर्माण कर रहे हैं। और इसमें कोई फोटोसिंथेसिस का रोल नहीं है। और ये जो है सी वाटर जो है वो बिना सनलाइट के जो मैग्नीज और आयरन है उनके द्वारा ब्रेक डाउन होकर के ऑक्सीजन का निर्माण कर रहा है। और ये सब क्रिया जो है, प्रतिक्रिया जो है वो फोटोसिंथेसिस के बगैर भी हो रही है। जी हाँ। अब आप कहोगे सर इस बात के मतलब क्या निकलते हैं? इस बात के बहुत मायने निकलते हैं। आप पहले बात को समझिए। पहला मायना तो ये निकलता है, इससे यह हमें पता चलता है कि अदर प्लेनेट पे हो सकता है इंसान रहते हो या ह्यूमन लाइफ रहती हो। क्योंकि हम लोग क्या मानते हैं, ऑक्सीजन चाहिए होती है, ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो जब दूसरे प्लेनेट पे जो पेड़ ही पौधे नहीं है तो वहां पे लोग रहते कैसे होंगे ऑक्सीजन के बगैर? तो मैं आपको बता दूं कि फोटोसिंथेसिस जरूरी नहीं कि फोटोसिंथेसिस ही होना जरूरी है। आज आपको यह पता चला कि फोटोसिंथेसिस के बगैर भी, प्रकाश संश्लेषण के बगैर भी जो है ऑक्सीजन प्राप्त की जा सकती है। दूसरा चीज, हमें एक चीज ये भी पता चला कि आज से पहले जो है थ्योरी ये मानी जाती थी कि धरती पे ऑक्सीजन आई कैसे। तो उसके बारे में कहा जाता था कि समुद्र था, समुद्र में एल्गी थे और प्रकाश पड़ा, उसके बाद जो है वहां से जो है एल्गी से जो है इस प्रकार से जो है अगर देखा जाए, यानी कि जो जंग होती है उससे देखा जाए तो ऑक्सीजन मिली हमें फोटोसिंथेसिस के द्वारा। लेकिन अब ये थोड़ी हो सकता है अर्थ की एक नई प्रकार से व्याख्या करे कि हो सकता है अर्थ पे ऑक्सीजन बहुत पहले से हो, वो मैग्नीज और आयरन के द्वारा होती हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। मतलब ये जो अर्थ का बारे में एक नई थ्योरी गढ़ने में जो है सहायता प्रदान करेगी। दूसरी चीज अगर देखा जाए, ये थ्योरी जो है ना सिर्फ अर्थ की एक नई व्याख्या करेगी, अर्थ के एवोल्यूशन के बारे में, अर्थ के ऊपर ऑक्सीजन कब से आई, कैसे आई, इसके बारे में नई व्याख्या करेगी। दूसरी चीज ये भी है कि ये जो है मैं आपको बता दूं कि जो अदर प्लेनेट पे जो जीवन है संभव है या नहीं है। अभी तक माना जाता था कि फोटोसिंथेसिस ही जब होगा तभी ये काम होगा, लेकिन अब जो ऐसी संभावना है कि उसकी एक नई प्रकार से जो है साइंटिस्ट अब इस चीज को देखेंगे डार्क ऑक्सीजन के द्वारा। तो उम्मीद करता हूँ आपको दोस्तों ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको जब भी कोई वीडियो हमारा आए तो उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत से लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो सब्सक्राइब कर लो यार, काहे का पैसा लगता है। दूसरी चीज अगर देखा जाए तो आज की करंट अफेयर खत्म हुई, महत्वपूर्ण खबरें ही आपके साथ साझा करता हूं, कोई बकवास की बात नहीं करता हूं। मैं आपको बता दूं कि अगला जो हमारा जो है पॉडकास्ट यानी कि जो खबरों का सेशन है वो दोस्तों आज तारीख 21 है और आज 11 बजे ये वीडियो लाइव हो चुका होगा, आपने देख भी लिया होगा। अब ये सेशन आएगा हमारा 23 तारीख को, 23rd को 11 बजे ये सेशन आपको दोबारा देखने को मिलेगा, 23rd ऑफ
जनवरी को और सुबह 11 बजे हम दोबारा मिलेंगे नई खबरों के साथ, नई एनर्जी के साथ, नई मोटिवेशन के साथ। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, क्योंकि हर समय कीमती है। इसको सही जगह पर सदुपयोग में लगाइए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए, क्योंकि यही वो चीज़ है रोटी कपड़ा और मकान के बाद जो आपको अंतिम सांस तक काम आएगी। जल्दी मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।